नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो जीएस का आपके लिए। बहाली गर्दागर्द है बिहार में। सबसे पहले तो आपका ये जो बहाली चल रहा है बिहार पुलिस की 21,300 प्लस पदों पर, इसकी बहाली की प्रक्रिया भी चालू है। एग्ज़ाम्स होने हैं, इसके बाद फिर से बिहार पुलिस जब सारी प्रक्रिया होगी, यानी कि अभी तक 66,000 पुलिस को लेने हैं, तो 21,000 तो पहला आधार है। दूसरा आप देख सकते हैं कि बीएसएससी ने भी निकाल दिया है सेकेंड इंटर स्तरीय, उसमें भी 11,000 प्लस पदों पर बहाली है। उसके बाद बिहार दरोगा की बहाली आने वाली है जो कि 1200-1300 पदों पर ही है, आगे भी बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ गर्दा गर्द है। टीचर की बहाली 70,000 और आने वाली है। तो दोस्तों बस एक ही यहाँ पे ध्यान देने हैं कि आपको समर्पण करना है। समर्पण के साथ साथ तैयारी करनी है ताकि आपको कहीं ना कहीं एक जगह सेट हो जाना है। चलिए, आपका पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न कहता है सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री, ध्यान से देखना है ये क्वेश्चंस को, 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है ये बताना है। देखिए, सबसे पहले बात आप ये जान लें कि सह्याद्री क्या है। सह्याद्री तो आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट जो होता है उसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत का पश्चिमी घाट ये हो गया सह्याद्री। इसे भी याद रखने हैं, क्वेश्चन हमने कराए हैं। अब ये कह रहा है कि 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यह क्या करता है कि पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित कर देता है। ध्यान देना है, यहाँ पे सह्याद्री को दो भाग में विभाजित करती है कौन सी रेखा? 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ये पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है। अब यह कहता किस राज्य से होकर यह अक्षांश रेखा गुजरती है, तो आप चार ऑप्शंस में से आपका ऑप्शंस यहाँ देखें, गोवा आपका सही जवाब हो जाएगा। गोवा से यह 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा गुजरती है जो कि सह्याद्री को या फिर कह सकते हैं पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे हो गया। नंबर दूसरा सवाल देखेंगे, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, उत्तरी मैदान कहने का मतलब है कि उत्तर हिस्सा पूरे भारत का उत्तरी हिस्सा, उसका पश्चिमी भाग, तो यह हो जाएगा पंजाब सिंधु का मैदान कहलाता है। पंजाब सिंधु का मैदान बहुत बड़ा मैदान है जो कि खेती योग्य है, घास का मैदान के नाम से यह जाना जाता है। तो इसे याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। एक गंगा का मैदान भी है, ये सिंधु का मैदान है। तीसरा नंबर देखें, श्रीनगर को लेह व लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दर्रे याद करने हैं आपको, भारतीय भूगोल में दर्रे आते हैं, उसको याद करने हैं। पीर पंजाल दर्रा, बारामूला दर्रा, काराकोरम दर्रा और एक है जोजिला दर्रा। देखिए, श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा हो जाएगा, जोजिला दर्रा। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन की प्रकृति को समझें, एक एक करके आंसर दें, एकदम आराम से, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने हैं क्वेश्चन देखने के बाद। और प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते हैं तो प्रैक्टिस सेट से ये हो जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पहला बात। दूसरा बात क्या होगा कि आपको इन सारी गलतियां, जो छोटी छोटी गलतियां होती है जो अक्सर स्टूडेंट्स लोग कर देते हैं, आए हुए प्रश्न को गलत करके चलाना, तो ये से बचना है, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। तो जोजिला दर्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसे भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। पीर पंजाल है जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है, जम्मू को क्या करती है? श्रीनगर से जोड़ती है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो एक एक चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं, दर्रे याद रखने हैं। अब देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? देखिए, आप टॉपिक वाइज तो पढ़े ही होंगे। टॉपिक वाइज अगर आप पढ़े होंगे तो इस तरह के अगर आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अब 50 प्रश्न है, 50 में अगर आपका 40 आ रहा है, बाकी 10 गलत कर रहे हैं, तो 10 गलत किस विभाग में कर रहे हैं, किस टॉपिक में कर रहे हैं, उसको अभी भी समय है सुधार लेने का। तो इस तरह से आपको करने हैं, तैयारी करने हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पूछ रहा है, तो मैदान तो यहाँ देखिए फर्स्ट में ही है, 43% भाग पर भारत में क्या है? मैदान है, जहाँ पे खेती हो सकती है।
आगे देखेंगे 5वां नंबर, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, वन प्रतिशत या वन क्षेत्र दो अलग अलग चीजें हैं। आप यहां ध्यान दें, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहां पूछता है सर्वाधिक वन क्षेत्र तो मध्य प्रदेश, अगर प्रतिशत में पूछे तो वो हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत आधार पर, ठीक है, सर्वाधिक वन कहाँ है? मिजोरम में। ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी याद रखने हैं। अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ दिया तो मध्य प्रदेश, अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है तो मिजोरम को बताना है। छठा देखिए, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व पूछ रहा है। स्थायी तत्व कौन सा है? ध्यान से देखना है, स्थायी तत्व पूछा जा रहा है, सर्वाधिक गैस की बात नहीं पूछी जा रही है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक स्थायी तत्व की अगर बात हो रही है तो ये हो जाएगा जलवाष्प, जो कि सर्वाधिक स्थायी तत्व है। अगर सबकी प्रतिशतता जाने तो नाइट्रोजन देखें 100% में 78% नाइट्रोजन ही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इतना मात्रा बहुत है, ठीक है। ऑक्सीजन का आप जानते होंगे 21% है। तो इस तरह से आप देखें 21 और 78, 99%, बाकी 1% में सारी गैसें हैं। अब देखें यहाँ पे 7 कहता है, लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर, नागतिब्बा, महाभारत रेंज, पीर पंजाल। तो लघु हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है? ऐसे तो हिमालय को सागर माथा बोला जाता है, लेकिन नागतिब्बा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि लघु हिमालय को नेपाल में बोला जाता है, नागतिब्बा। आगे देखें 8 नंबर, बॉक्साइट है, अवरक है, यूरेनियम है। उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य निम्न में से कौन है? तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यूरेनियम से ही आपका पता लग जाएगा, तो ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका सही जवाब झारखंड हो जाएगा। बॉक्साइट, अवरक और यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाए जाते हैं? ये राज्य हो गए झारखंड। एक एक प्रश्नों को आपको समझते हुए चलना है और देखते हुए चलना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानसरोवर यात्रा के लिए निम्न में से किस दर्रे से मार्ग है? किस दर्रे से मार्ग है ये पूछा है। मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा जिसे हम लोग कहते हैं, तो माना दर्रा, नाथुला दर्रा, सिटकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। यहाँ मानसरोवर यात्रा के लिए 3 मुख्य रास्ते हैं जिससे आप जा सकते हैं। पहला रास्ता जो है वो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से होकर गुजरता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से होकर गुजरता है, जो कि मानसरोवर यात्रा के लिए है। दूसरा रास्ता जो है वो नाथुला दर्रा है। ये नाथुला दर्रा आप देख सकते हैं, नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। कहाँ है नाथुला दर्रा? ये सिक्किम में है। इसे भी आपको याद रखना है, ये सिक्किम में है, इसे भी जाया जा सकता है। और तीसरा रास्ता हमने बताया था वो हवाई मार्ग है। तो 3 रास्ते से आप मानसरोवर यात्रा जा सकते हैं। सिटकिला दर्रा की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। और माना दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। तो ये सारी चीजों को भी आपको याद रखने हैं। अब आगे देखेंगे 10, किस प्रकार की पहाड़ियां भारतीय मानसून की दिशा प्रदान करती है? देखिए, पहाड़ होना, पर्वत होना भारतीय भूगोल की दृष्टि से कह सकते हैं, या मानसून की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से बहुत उपयुक्त मानी जाती है। कारण है कि जो भी वायु है, हवा की गति है, उसे कंट्रोल अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? बड़े बड़े पर्वत ही करते हैं। जिसके कारण कोई भी जो हवा है, जो भी मानसून है, उसे रोक कर वर्षा करवाती है। ये काम है पर्वत का। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून की दिशा प्रदान करती है। तो खास करके आप जानते होंगे पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ इसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है। ये भारतीय मानसून की दिशा को प्रदान करती है, ये पूर्वी पहाड़ियाँ ही हो जाएगी। आगे देखेंगे भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में कुल सदस्य जो थे 389 थे, जिसमें से 15 महिला थी। कितनी थी? 15 महिला थी। इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। 12 देखें, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदल सम्मेलन 1946। तो सबसे पहले अगर संविधान सभा का विचार की बात की जा रही है
तो ये स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी 1924 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। किसके किसके सहयोग से? तो स्वराज पार्टी जो हुआ था वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1923 ईस्वी में। कब की गई थी? 1923 ईस्वी में। और एक चित्तरंजन दास थे, ये भी याद रखना है, चित्तरंजन दास। तो कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। 1924 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की गठन का प्रस्तावना कर सकते हैं या प्रस्ताव कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, स्वराज पार्टी के द्वारा ही आया था। अगर पर्सनल बात करें तो 1934 का जो अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, उसमें सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उससे पहले ये आंसर होगा। तो 12 का सही जवाब ए होगा। अब 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के, ऑप्शंस को बदल बदल के दे सकता है, आपको पकड़ रखने होंगे। देखिए, राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं तो फर्स्ट में आपका सही जवाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। सर्वदल के जो नेता होते हैं, सर्वदलीय नेता जिसको कह सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नियुक्ति कर सकते हैं। बाकी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, राज्यपाल, इन सारी की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब आगे देखेंगे नंबर 14 नंबर सवाल, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान, यानी कि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उस स्थान को भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर, ये पूछा जा रहा है। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो कार्यकाल कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अगर दोनों नहीं हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसे भी आपको याद रखना है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वही भारत का राष्ट्रपति का प्रभार संभालेगा। लेकिन सारा प्रक्रिया अगर रिक्त है, भारत का राष्ट्रपति का पद जो है अगर रिक्त है तो उसे कितने दिनों में पूरा कर लेना चाहिए? 6 महीना इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 महीनों के अंदर सारी प्रक्रिया चुनाव की हो जानी चाहिए और रिक्ति को भर लिया जाना चाहिए। 6 महीना। आगे देखेंगे 15, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपरोक्त दोनों, इनमें से किसी को भी नहीं। तो परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका सही जवाब राष्ट्रपति को हो जाएगा। संविधान में भी यह वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद 143 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन वह जो परामर्श दिया जाएगा वो राष्ट्रपति माने या ना माने, ये स्वविवेक निर्भर करता है राष्ट्रपति पर। इसलिए परामर्श तो मांग सकता है लेकिन बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के इसी तरह से पेश किए जाते हैं। हो सकते हैं क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पेश किया जाए। तो विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत, 143 के तहत। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। 16, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा सांसद जो होते हैं, ध्यान से देखिए, राज्य की विधानसभा तो होगा नहीं क्योंकि लोकसभा की चर्चा हो रही है तो ये होगा नहीं। भारतीय जनता होगा क्योंकि भारतीय जनता के लिए ही जो सांसद चुने जाते हैं भारतीय जनता के द्वारा, वही लोकसभा में जाकर प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय जनता का, उस क्षेत्र का जहां से वो चुने गए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब भारतीय जनता ही हो जाएगा। आगे देखें 17, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? अभी तक प्राप्त सूचना या फिर कह सकते हैं सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद तो कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में तो खैर चेंजेस हुए हैं और होंगे, संशोधित हो सकते हैं, ये संसद का हक है, कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आदेश दिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को तो खैर संशोधित कर ही सकता है। मौलिक अधिकार में भी संशोधन करने का इसके पास हक है। लेकिन न्यायिक समीक्षा जो है ऑप्शंस के अनुसार नहीं है, संशोधित नहीं किया जा सकता संविधान का यह भाग। अब आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई है? सबसे पहले जान लें कि बंगाल की दीवानी किसने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा यह दीवानी प्राप्त
दी गई थी, यह दीवानी दी गई थी शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल शासक था उस समय, मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। ये मुगल शासक था जो कि 1765 ईस्वी में सबसे पहले बंगाल की दीवानी दी थी। ठीक है, 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी कब दी गई थी? 1765 ईस्वी में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, आगे देखेंगे 19 नंबर देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता, बंबई, गुजरात और दिल्ली, 4 अधिवेशन यहाँ पे दिए गए हैं आपके ऑप्शंस में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव किया गया था ये 8 अगस्त और 9 अगस्त को, कब? 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो प्रस्ताव लाया गया था 8 और 9 अगस्त, 8 को पहले लाया गया था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो सबसे पहले यह कहाँ अधिवेशन हुआ था? 1942 का अधिवेशन तो ये बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? उस समय के बंबई में, अब तो मुंबई हो गया। उस समय के बंबई अधिवेशन में 1942 ईस्वी में 8 अगस्त को यह प्रस्ताव लाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है 20वां नंबर सवाल देखेंगे। 20वां नंबर सवाल कहता है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया? पहले मौलिक अधिकार कितने थे? मौलिक अधिकार संविधान जब बने थे, संविधान के समय, संविधान बनने के समय मौलिक अधिकार कितने थे बताइए? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? अगर कोई पूछे, क्वेश्चन ये रहे तो मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत क्या किया गया था कि यह जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और इसे कहाँ रखा गया था? तो यह अनुच्छेद 300 के क में रखा गया था, 300 के क में रखा गया था। ये अनुच्छेद की बात है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और यह उस समय जब संविधान बना था तो यह मौलिक अधिकार था, 7 मौलिक अधिकार मिले थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार भी एक कानून था, एक मौलिक अधिकार था, जिसे बाद में सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखें, 21 यू आकार की घाटी निर्मित होती है तो हिमनद के द्वारा होता है या हिमानी के द्वारा होता है? ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कहीं कहीं हिमनद भी लिखा रहेगा तो आप हिमानी या हिमनद दोनों एक ही है, दोनों आंसर होगा। 22वां देखें, एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखना है। एकता व्यवस्था शुरू की थी इल्तुतमिश ने। आगे देखेंगे 23 वर्तमान की बात करें, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर आसीन है वर्तमान में मई 2023 से। तो ये है राजीव कुमार को बनाया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होता है उसमें 3 सदस्य समिति है, 3 सदस्य है, 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक और 2 अन्य सदस्य होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद रखने हैं। 3 सदस्य ये इसे बनाया गया था 1993 के बाद। ठीक है, तो पहले यह 1 सदस्य हुआ करता था, इसे भी आपको याद रखने हैं। चलिए 24 देख लें। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का क्या नारा था, जिसे बाद में भारतीय संविधान में भी इसे अपनाया गया, भारतीय संविधान में भी रखा गया है प्रस्तावना में खास करके। तो इसका सही जवाब स्वतंत्रता हो जाएगा, भ्रातृत्व हो जाएगा और समानता है। तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति का आधार रहा है, नारा था। 25 कहता है बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टि से बिहार का पूछ रहा है। तो बिहार की अगर बात कर लें तो यहाँ पे देख लें ध्यान से, ये उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ हो जाएगी जो कि नेपाल से लगती है, और कह सकते हैं हिमालयी पहाड़ियाँ इसे कहते हैं, जो कि अवशेष के रूप में पश्चिमी चंपारण से मिलती जुलती है, और या फिर कह सकते हैं नेपाल की तराई के आसपास का हिस्सा। 26 देखें, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। जूट की अगर बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जूट पूर्णिया में उपजाया जाता है। जूट की खेती, जूट कपास ये पूर्णिया में की जाती है। आगे देखेंगे 27, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? 4 झील यहाँ पे ऑप्शंस में आपके हैं,
4 झील में बताना है कि कौन सा झील बिहार में है। ठीक है, याद होगा आप लोग को, अनुपम, सांभर, सुखना, कामा, ये झील है। तो ये 4 उत्तर में से आपका सही जवाब हो जाएगा अनुपम झील, जो कि बिहार में स्थित है। अनुपम झील। सांभर झील की बात करें तो यह राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। उसी तरह सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखने हैं, कौन सा झील कहाँ है, खासकर बिहार का तो आपको याद रखने ही रखने हैं। 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ये बिहार का चारों जिला दिया हुआ है, पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा। 4 जिला में से सबसे घना पूछ रहा है पतझड़ वन वाले। तो सर्वाधिक जंगल की अगर बात करें तो कैमूर आता है इस पहले नंबर पर। पश्चिमी चंपारण इसका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में घना पतझड़ वाले वन क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे 29, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। कैसे पूर्ति होती है? टाटा कहने का मतलब है जमशेदपुर। ठीक है, वहां पे जो कंपनियां हैं, वहां पे इस्पात कारखाना है, उसमें वो लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से की जाती है? बैलाडीला, केओंझर, मयूरभंज या फिर सिंहभूम। ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो कि झारखंड में स्थित है। अब आगे देखेंगे 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। मुंगेर जिले में पर्टिकुलर यहाँ पे पूछा जा रहा है वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। तो वाल्मीकि तो होगा नहीं, यहाँ पे राजगीर नहीं होगा, भीम बांध इसका सही जवाब हो जाएगा। भीम बांध जो है मुंगेर जिले में स्थित है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य है एक तरह से। 31 देखें, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, झारखंड अलग हो गया था बिहार से। बिहार में उस समय 55 जिला था। कितना था? 55 जिला था, याद रखना है। जिसमें से बिहार में कितने जिले रह गए थे? बिहार में रह गए थे कितने? 37 जिले। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 37 जिला। बाकी के 18 जिले कटकर कहाँ क्या बना था? झारखंड बना था। 18 जिला कटकर बना था। हालांकि अभी बिहार में वर्तमान में अगर जिलों की संख्या बात कर लें तो वर्तमान में कितने हैं? 38 जिले हैं। अंतिम वाला जिला जो कि एकदम लेटेस्ट बना है, नया जिला कह सकते हैं, ये अरवल है। अरवल है जो कि जहानाबाद का हिस्सा है। जहानाबाद से काटकर इसे अरवल बनाया गया था। तो अभी बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस समय 37 जिले थे। टोटल जिलों की अगर बात कर लें पहले तो बिहार में 55 जिले थे, जब झारखंड भी 7 था। 32 नंबर देखेंगे, 32 क्या कहता है? बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आर्थिक सर्वेक्षण जब प्रस्तुत किया गया था, ये हर एक 2 साल में ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। नीतीश, लालू, सुशील मोदी। तो ये सुशील मोदी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। ये 2006-07 में 2006-07 ईस्वी में ये सबसे पहले बिहार के इतिहास में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, जो हर 2 साल में यह आर्थिक सर्वेक्षण आता है। 33 देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम बताना है। जन क्रांति, हुंकार, कृषक या फिर विद्रोही। 4 ऑप्शन है आपके। 4 ऑप्शन में कौन आपका सही जवाब हो जाएगा? 33 का सही जवाब बी हो जाएगा, हुंकार। हुंकार जो पत्रिका है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका है। आगे देखेंगे 34, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? देखिए, मौलिक अधिकार जो है हम लोगों को पहले 7 मिला था, जिससे 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। अब हम लोगों को मौलिक अधिकार 6 है, यानी कि भारतीय जनता को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और 6 मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायालय कह सकते हैं, न्यायालय करता है इसकी रक्षा। ठीक है, न्यायालय इसकी रक्षा करता है। और यह सारा वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 32 में वर्णन है। ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है 32 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करते हैं? 5 तरह के रिट जारी करते हैं। 5 तरह के रिट जारी करते हैं। रिट इसे कहा जाता है। 5 तरह के क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। तो आपका आंसर रिट हो जाएगा यहाँ पे। ये सारी चीजों को आपको समझने हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में क्या जारी कर सकता है?
तो रीट जारी कर सकता है। और यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है। कितने प्रकार के रीट होते हैं? तो 5 प्रकार के रीट होते हैं, जो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है। चलिए आगे देखेंगे। 35 कथन है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबंध है? ध्यान से देखें। ब्रिक्स, G20, G7, G15 ये सब सम्मेलन है। तो हाल ही फिलहाल में भारत में G20 का सम्मेलन किया गया, G20 का सम्मेलन किया गया। ठीक है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इसका नारा था, इसका विषय था। ठीक है, इसका क्या था? विषय था। तो ये ध्यान देने हैं। G20 हाल फिलहाल में G20 से संबंधित प्रश्न करवा देंगे एक क्लास में, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाल फिलहाल में घटित हुआ है ये चंद्रयान प्लस G20, इन सारी चीजों से प्रश्न आ सकते हैं। 36 देखें, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? देखिए, पुराना वाला जो संसद था वो तो खत्म हो गया, नया वाला संसद शुरू भी हो गया है। नया वाला जो संसद है इसमें सीटों की संख्या का बंटवारा कैसे किया गया, कितना सीट इसमें रखा गया है? तो सबसे पहले जान लें कि लोकसभा के लिए अगर बात कर लें, लोकसभा सदस्यों के लिए कितना है? ये 888 सीट रखा गया है। ठीक है, नया संसद की बात हम कर रहे हैं। राज्यसभा की अगर हम बात कर लें, राज्यसभा में तो 384 सीट रखे गए हैं। टोटल अगर पूछ दिया जाए तो टोटल आप इसे जोड़ लें, $1272 होगा। ठीक है, 1272 टोटल हो जाएगा। लेकिन अगर सांसदों के लिए पूछा जा रहा है तो 888 इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि राज्यसभा में भी सांसद ही होते हैं तो 888 नहीं कर सकते, 1272 अगर ऑप्शंस हैं तो आपका सही जवाब 1272 ही होगा। 1272 ही आपका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा 888, राज्यसभा 384 और सांसद पूछ रहा है, लोकसभा नहीं पूछ रहा है, सांसद पूछ रहा है, तो आपका आंसर 1272 होगा। याद रखने हैं 888 लोकसभा के, राज्यसभा के 384, टोटल 1272 और 1272 सांसदों के लिए कुल सीटें हैं। ध्यान देना है, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना है। 37 देखें, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33% होना ही चाहिए। 1952 की यह वन राष्ट्रीय नीति था। 38 देखें, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन तो यह किया गया था 1929 ईस्वी में। और किनके द्वारा किया गया था हम बता चुके हैं, कमेंट करके हमें बतावें। चलिए आगे। 39 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि तो ये होता है 15, 5, 10, 9 वर्ष होता है। 9 वर्षों का होता है पदावधि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की। 40 देखिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, और यह पेट की अम्लता को दूर करता है। इसे भी आपको याद रखने हैं, पेट की अम्लता को यह क्या करता है? दूर करता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को याद रखने हैं। चलिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? कृषि विज्ञान केंद्र की यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में की गई थी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना। ठीक है, कहाँ की गई थी? तो ये पुदुचेरी में की गई थी। पुदुचेरी में की गई थी पहले पांडिचेरी नाम था, पुदुचेरी हो गया। 42 इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यह है कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। 43 भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? कई बार बता चुके हैं ये, डलहौजी, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली और कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी 1793 ईस्वी में यह लागू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय प्रशासक थे, तो 1793 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 44 देखेंगे,
गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, ये बताना है। पहले ये जान ले कि सुदर्शन झील का निर्माण ये चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, मौर्य कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना, सुदर्शन झील की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में चल के स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार किया था और यह गिरनार पर्वत पर स्थित है। चलिए आगे देखेंगे 45। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, एक एक करके ध्यान से देखेंगे। कला एवं स्थापत्य, चलिए फर्स्ट में ही इसका सही जवाब हो गया, कला एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है गुप्त राजवंश। आगे 47। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नाम से पता चल जाएगा, याद होगा आप लोग को, क्योंकि तैयारी अंतिम चरण में है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को याद होने चाहिए। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे 47। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सूंघने की क्षमता को कंट्रोल करता है, ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम, ज्ञानेंद्रिय पाली, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा ज्ञानेंद्रिय पाली, जो कि सूंघने की क्षमता को कंट्रोल करता है। 48 देखें, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं, पोलियो, एड्स, एक्जिमा, कैंसर। अब यहां ध्यान देना है, एलिसा परीक्षण जो किया जाता है वो एड्स के प्रतिरक्षियों को किया जाता है, एलिसा टेस्ट इसे बोला जाता है, एलिसा परीक्षण बोला जाता है। 49 देखें, कोल्ड ड्रिंक्स का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस होता है, CO2, इसे भी आपको याद रखने हैं, CO2 भरा जाता है। खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, तो आप ध्यान से ऑक्जेलिक, म्यूरेटिक, एसिटिक और फास्फोरिक अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद होता है। आज का अंतिम सवाल है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, जीवाणुओं की साधारण आकृति पूछ रहा है, बस ज्यादा नहीं, क्षर, गोल, सर्पिल, कौमा रूपी। तो ये हो जाएगा गोल इसका सही जवाब, जीवाणु का जो साधारण आकृति होता है वो गोल होता है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही समाप्त हुआ। दोस्तों आशा है आप लोगों को पसंद होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर हमें बताएं, अच्छा भी हो तो भी कमेंट कर हमें बताएं, लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।